खतरों के खिलाड़ी के सेट से पहले ही दिन शायद कुछ ऐसा हो गया था। ऑफ कैमरा हमारी बहस होने लग गई थी क्योंकि भाई वो इस लेवल पे उल्टा कैसे बोल रहे हैं यार, वो तो गलत चीज़ है यार। तभी तो जो मतलब शो मेकर हैं, जो होस्ट है, उनके साथ में रोहित सर ने तभी तो बोला यार कि मैं ये सब नहीं देख सकता भाई। सीधा शो के बाहर उसी दिन हो गई थी उसकी फ्लाइट। पर भाई बिग बॉस में आपसे जो लोगों ने कनेक्ट किया है ना कि भाई ये बंदा हमारा दर्द फील करता है या जो भी बंदों के साथ हुआ होगा, मतलब वो रियलिटी वो एक्चुअली वो हर लड़के के साथ होता ही है, जो आप मुझे लगता है तीनों के साथ हुआ होगा। काफी टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, तो मैं पिल्स खाता था, नींद नहीं आती थी, मैं रात को चीखता चिल्लाता था, उडारियां सेट की गेड़ियां मारता था कि कहीं ईशा दिख जाए। मम्मी पापा ना छुप के रो रहे हैं हक करके एक दूसरे को। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। भाई वैसे बिग बॉस में भी जब आपकी वो लव एंगल वाली चीज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये सलमान भाई भी ना थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं। तो थोड़ा ना आपकी तरफ इंक्लिनेशन था उनका, आपने फील किया था वो? हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो भी रिसेंटली 1 साल में इतना फटे सोशल मीडिया पे, टीवी पे इतना फटे। अभिषेक कुमार भाई, स्वागत है आपका हमारे शो पे। स्वागत है भाई। भाई भाई की जर्नी अभी हमने जानी थोड़ी सी और देखी भी कि भाई पहले क्राउड आर्टिस्ट थे, उसके बाद उड़ारिया में भी दिखे, उसके बाद बिग बॉस में आए और ऐसे छाए। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के आर्टिस्ट थे भाई जो कि YouTube का राइवल हो गया था एक टाइम पे। टिकटॉक वर्सेस YouTube का ट्रेंड चला था भाई। आपका तो इतना बढ़िया टिकटॉक था, आप 12.5 यूट्यूबर्स ने उड़ा दिया हमारे। पर भाई बिग बॉस में आपसे जो लोगों ने कनेक्ट किया है ना कि भाई ये बंदा हमारा दर्द फील करता है या जो भी बंदों के साथ हुआ होगा, मतलब बहुत बढ़िया बंदे निकल के आए आपकी। जेन्युइन आदमी। मतलब वो रियलिटी वो एक्चुअली वो हर लड़के के साथ होता ही है, जो आप मुझे लगता है तीनों के साथ हुआ होगा कि एक बार तो दिल टूटता है भाई। लेकिन एक तो चलो दिल टूटा, और ये होता है ना कि पता नहीं होता सामने से वो उसका करंट वाला आ जाएगा और आपको पूरा देश देख रहा है। भाई हम सब के साथ जो होता है वो तो चलो 1-2 फोन में चैट्स रह जाती हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन पूरा देश सुन रहा है, पूरा पास्ट वापस आ गया, बातें निकल रही हैं, तो वो गो थ्रू करना भी बहुत मुश्किल था भाई। बट एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर में था, मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि मैं कैमराज में हूँ। मुझे लगता है वो घर ही ऐसा, अगर आप सोचोगे ना कि यार मुझे ये लोग देख रहे हैं, तो आप कभी रियल नहीं बन पाओगे। और इंसान रियल पर्सनैलिटी से कनेक्ट होता है, और मैं जैसा था मैं वैसा ही था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, तो मैं एक्चुअली में वैसा ही था। और मेरे को बिल्कुल वो नहीं था कि यार जैसे मुझे कल एक लड़की मिली, मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसने बोला कि मतलब बहुत कम लड़के होते हैं जो नेशनल टेलीविजन पे किसी लड़की को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये मेरी है, मैं इससे प्यार करता हूँ, नहीं तो लोग डरते हैं एक्सेप्ट करने से। मैंने कहा यार मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने टीवी पे ऐसा बोल दिया, बट मैंने कभी मतलब उस फील ही नहीं किया कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं। मैं जैसा था कि मेरे जो दिल में था मैं वो बोल देता था कि हाँ यार कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, वो करनी है, जो भी था। पर जब उसका वो प्रेजेंट आया और मुझे पता नहीं था, वो मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे या पूछोगे लाइफ का वर्स्ट पार्ट क्या था, तो मैं बोलूँगा वो दिन था। भाई थोड़ा पहले चलते हैं कि बिग बॉस तक बातचीत कैसे आई, आप कैसे कनेक्ट हुए बिग बॉस की बिग टीम बॉस से? हाँ जी, तो टिकटॉक बना रहा था मैं। टिकटॉक से मेरे को उड़ारियां, टिकटॉक से भी पहले चलते हैं, क्राउड वर्क पे चलते हैं यार। वो एक नई चीज है, हमें पता चली आपके बारे में, थोड़ा उस फेज को भी बताओ यार। तो मुझे याद है मैं आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। मैं पहली बार चंडीगढ़ गया था, मुझे पापा चंडीगढ़ घुमाने ले गए सेक्टर 17 में। तो वहाँ पे एक शूट हो रहा था, एक सेटअप लगा हुआ था और सिंगिंग, मतलब एक सिंगर है और नीचे क्राउड कर रहा है और सॉन्ग की शूट हो रही है। भाई मैं सीधा डायरेक्टर के पास चला गया, पापा मम्मी उधर घूम रहे हैं और मैं डायरेक्टर के पास चला गया। मैं कहा सर मुझे भी रोल दे दो। सर कहते यार इसको भगाओ, इसको भगाओ। तो वहाँ पे ना एक क्राउड, मतलब जो क्राउड हैंडल करते हैं ना, वो लोग भी होते हैं, आर्टिस्ट क्राउड हैंडल करने वाले। उसने बोला तुझे करना है काम? मैं क्या हाँ जी सर। रवि नाम था उनका, अब तो पता नहीं कहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अपना नंबर दे दे। मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने मतलब पापा का नंबर दे दिया। तो मैंने पापा को बोला मैं क्या फ़ोन आएगा तो मेरे को बताना। तो पापा ने बोला कि तेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने उसको बोला था कि ऐसे बोलना कि दोस्त का फ़ोन आया, अगर आप बोलोगे कि इसके लिए तो पापा मेरे को ही मारेंगे और तेरे को ढूंढ के मारेंगे। भाई उस उम्र से दिमाग बढ़िया चलता है आपका ऐसा? मतलब मुझे याद है जब से आपके माइंड में कुछ होता है ना कि व्हाट इज़ योर एम, क्या बनना चाहता हूँ, मैं तब से एक्टर बोलता था। और लोग मेरे पे हंसते थे कि साले एक्टर बनेगा, शक्ल देखिए वो जैसे होता है ना बचपन में। तो उसने फ़ोन किया, मैंने बात की, उसने कहा कि कल आ जाना 5:30 बजे यहाँ लोकेशन पे,
300 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये मिलेंगे एक्चुअली। मैंने कहा ठीक है। मैं स्कूल में जाता था, मैंने स्कूल का बंक किया और मैं चला गया। 7वीं क्लास में बंक कर 9th स्टैंडर्ड में था मैं, बंक करना 8th में मिला था मैं उसको, 9th में मैं जाने लग गया था। बंक किया मैंने और मैं पहुंच गया सॉन्ग शूट पे। मैंने देखा यार पहली बार शूटिंग हो रही है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं मॉडल सुंदर है, 2 दिन सिंगर अपनी सिंग कर रहा है, मेरे को बोल रहे हैं पासिंग करो, अभिषेक पासिंग, पीछे से पासिंग कर रहा हूँ बुक पकड़ के, कॉलेज में था। और मजा आ रहा था उस टाइम पे, मतलब बहुत मजा आ रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो जूनियर आर्टिस्ट है उसमें सबसे सुंदर हूँ, है ना, गुड लुकिंग गुड लुकिंग लड़का हूँ, तो लड़कियां थोड़ी बहुत बात भी कर लेती, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार चलो स्कूल में तो गर्लफ्रेंड बन गई ना, यहाँ पे जरूर बन जाएगी ठीक है। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई। तो वो रोज बुलाने लग गया। फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया आई। पापा को पता चला बीच में कि स्कूल? नहीं, उनको कभी पता नहीं चला। उसकी भी एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है जब उनको पता चला था। पर बीच में मतलब जब मैं जाता था तो मेरे को बड़ा मज़ा आने लग गया था। पर मेरे को मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। हमारा शूट चलता था सुबह के 6 बजे तक, मतलब 24 घंटे शूट चलता है गाने का पहले, अभी तो 2-2 दिन पे होने लग गया। तो सब जूनियर आर्टिस्ट में सो जाते थे, मैं बैठ के देखता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर की चेयर के पीछे खड़ा हो जाता था कि मॉनिटर में कैसा लग रहा है। मैं डायरेक्शन भी सीखता था, मैं प्रोडक्शन भी सीखता था, मैं एक्टिंग भी सीखता था कि कहीं पे भी कुछ भी काम आ सकता है, मेरे को इसी लाइन में जाना है। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा इजी है, चलना है, स्माइल करनी है, विंक करना है, स्माइल करनी है, लड़की का हाथ पढ़ना, घुमाना है, नीज पे बैठना है, हाथ खोलने, आई लव यू बोलना है, बड़ा इजी है करना। मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा सर मुझे भी काम चाहिए। तो मैं बहुत पतला था इस लड़की की तरह बहुत स्किनी सा था मैं। तो कहते तो थोड़ा मोटा हो जा, थोड़ा बड़ा हो जा, मैं तेरे को काम दूंगा। जेसी तनोआ नाम था उनका। मैं उन्हें अभी भी कल ही उनको मैसेज कर रहा था, सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई सच में। मैं जो मेरे साथ चलते रहे हैं ना, मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलता रहता हूँ। तो ये हुआ। फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया आई। वहाँ पे मैंने कहा यार आलिया भट्ट कितनी सुंदर है यार। आलिया भट्ट ने यहाँ पे पटाखा लिखवाया हुआ था मूवी के लिए। मैं कहा यार है तो पटाखा अभी आपने शायद मेरी फोटो देखी होगी, अभी मैं आलिया, तो वो एक पूरी स्टोरी भी है उसकी, वो खतरों में भी दिखाई है कि मैं आलिया मैम के लिए रुका था फोटो क्लिक करने के लिए। 22 दिन मैंने काम किया बट मेरी फोटो नहीं हुई कि वो उनके बॉडीगार्ड्स ने मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। यार कौन है पता नहीं कहाँ से आए थे। तो मैंने गुस्से में बोला था, मैं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं आपके साथ फिल्म करूँगा, ऐसा मैं बोला था गुस्से में। तो ये सेम स्टोरी खतरों में है कि आलिया मैम बोलते हैं उस दिन तूने वेट की थी, आज मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ फोटो क्लिक करूँ। अरे वाह, क्रेजी जर्नी मेरे जैसे मेरे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे। वहाँ पे भी जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा उस दिन मैं वेट कर रहा था, आज मैं आपके साथ एक स्पेस शेयर कर रहा हूँ स्टेज पे, इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े शो में। मतलब कहीं तो ग्रोथ हुई है लाइफ की। भाई भगवान भी देखता ही है यार कि बंदे को क्या चाहिए और सही टाइम पे वो चीज मिल जाती है ना। मतलब अब आप देखो, आप भी कुछ हो कि उस टाइम फोटो हो जाती, शायद उनको नाम भी नहीं याद रहता, आज उनको पता है कि आप कौन हो। और मैनिफेस्ट हो गई आपकी बात एक मैं बहुत तरीके से। मैनिफेस्टेशन करता हूँ भाई। मैंने बिग बॉस की भी मैनिफेस्टेशन की थी जब अंकित भाई और प्रियंका 16 में गए थे ना, वो मेरे उड़ारिया में को एक्ट्रेस थे, मतलब मेरे बड़े भाई और भाभी प्ले करते थे। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था मैं नेक्स्ट सीजन में भी जाऊंगा। और तब मैं और ईशा साथ में थे, हम तब रिलेशनशिप में थे, अभी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था। तब मैंने उसको बोला था, मैंने कहा यार अगले साल हम भी तो जा सकते हैं ना। तो कहती हाँ यार जा सकते हैं। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए किया था कि हम अगले साल जाएंगे, कि हम रिलेशनशिप में होंगे। तब मुझे नहीं पता था ब्रेकअप हो जाएगा, बट अगले साल तक हो गया। बट तब भी हम दोनों गए। और पापा की भी एक बात है स्कूल में पता चल गया था कि मैं बहुत बंक कर रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। पापा ने कहा कहाँ जाता है तू, तो करता क्या है तू कहाँ जाता है। तो उन्होंने मेरे को 1-2 गानों में ना पीछे देख लिया था। अच्छा भाई कौन से गाने थे अगर आप बता सकते हो उस टाइम पे, कोई याद है कोई? हमारी ऑडियंस भी स्पॉट करेगी वीडियो को। तो देंगड़ देंगड़ गाना है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का, राती देंगड़ देंगड़ होए, उसमें मैं 2-4 बार दिख रहा हूँ पीछे। 2012 की बात है, 13 की। और पंजाबी बहुत गाने हैं। मैंने शहनाज मैम, हिमांशी खुराना मैम, इन सब के साथ मैंने बहुत पीछे वाले मतलब क्राउड आर्टिस्ट का काम किया हुआ। मैंने एज एन एडी काम किया हुआ है। मैंने वैनिटीज़ का काम किया हुआ है। मैं जालंधर से वैनिटीज़ मंगाता था और चंडीगढ़ में उसको 2000-3000 ज़्यादा बिकती थी रेंट पे, तो वो कमाता था।
फिर मैं असिस्टेंट प्रोडक्शन भी था, जैसे आर्टिस्ट को खाना देना, ये सब मैंने ये सब किया हुआ है। फिर मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफी की हुई है, मतलब कोरियोग्राफर्स वो वाले नहीं होते डांस वाले कि जैसे बताना आर्टिस्ट को कि तो आपको यहाँ से चल के जाना है, वो यहाँ से आएगी, आपको टकराना है, फिर वो घूमेगी, आपको पकड़ना है और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालने हैं, स्माइल करने हैं और चले जाना है और नंबर, ऐसा कुछ जो इसको कोरियोग्राफी बोलते हैं म्यूजिक वीडियोस में। कि फिर वो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी करता था। बंटी सर थे, बंटी वांटेकर्स। यार बहुत लंबी स्टोरी है यार मेरी, अगर मैं बोलने तो टिकटॉक पे आ जाते हैं। फिर टिकटॉक कब आ गया आपकी लाइफ में? मतलब आप अच्छे खासा पंजाबी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे थे, फिर टिकटॉक कैसे आया? नहीं बहुत बुरा काम कर रहा था मैं, मतलब मैं पापा की बात बता रहा था, वो सुन लो थोड़ी। हाँ वो बताओ। जब पापा को पता चला मैं ये सब करता हूँ, पापा ने बहुत मारा था मेरे को, बहुत मेरे पापा थोड़े मारते बहुत थे मेरे को, बहुत पीटा, बेल्टों से थप्पड़ों से मारा, बहुत मारा मेरे को। मैंने रोते रोते बोला, मैंने कहा पापा जी एक दिन ऐसा आएगा आपको ना मेरे नाम से पहचाना जाएगा। और उन्होंने ये सेम चीज़ उनको याद थी, उन्होंने ये क्लिप बिग बॉस में बोली कि निशु तूने बोला था ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे को मेरे मतलब आपको मेरे नाम से पहचाना जाएगा, वो दिन आ गया। मैंने कहा मतलब मुझे याद था, मैंने मन में सोचा यार पापा को भी याद है ये बात कि मैंने बोली थी फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ जब ये सब होता है। तो मैं घर से भागा था भाई, मैं घर से भाग गया था क्योंकि मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती थी। तो सबसे पहले मैं भागा था, इंजीनियरिंग की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग लगवाई, बट मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने दिल्ली की ट्रेनिंग मतलब दिल्ली में लगवाई, मैं बॉम्बे भाग के आ गया। और जिसके पास मुझे रहना था उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। उसको लगा कि मैं नहीं आऊँगा, वो कहता भाई आया, मेरा फ्लैट है, मेरे पास ये है, देखो रहने की टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन, देखो रहने ऑडिशन देना है। मैं बोला वाह यार सॉर्ट हो गया। और जब मैं पहली बार बॉम्बे आया ना, मैं ट्रेन में आ रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं भाई, यही बातें तो सुननी है भाई हमें। तो मैं ट्रेन से स्टेज से नीचे उतर रहा था ऑटो पकड़ने के लिए, और 2 लड़कियां मेरे पास आई और उन्होंने मेरा नाम लिया और उन्होंने बोला हमें आपके साथ फ़ोटो चाहिए। 2018 में, मतलब मैं तो ना टिकटॉक यूज़ करता था ना कुछ था, मेरे इंस्टाग्राम पे 400-500 लाइक्स आते थे। अच्छा, तो पहचाना कहाँ से क्या? इंस्टाग्राम से कि हमने आपको मैंने कहा यार, मैं क्या मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पहले दिन बता रहा हूँ 2018 की बात। भाई खुश हो गए, फोटो लो, नंबर तो दो ना। नहीं इतना नहीं सोचा मैंने, बस मैंने कहा उसने फिर ऐसा होता नहीं, अच्छा खिंचवा लो। तो वो हुआ और उसने फ़ोन नहीं उठाया और मैंने कहा यार मतलब अब मैं क्या करूं। तो एक 1.5 दिन मैं ऐसे ही सोया नहीं, इधर उधर घूमता रहा। फिर मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त मतलब भाई हैं, करण जुनेजा करके हैं, वो अभी भी मेरे बहुत क्लोज हैं। तो उन्होंने मुंबई की स्टोरी लगाई हुई थी, तो मैंने उनके साथ एक रैम्प शो किया हुआ था लुधियाना में, एक ही रैम्प शो किया था उनके साथ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ हो? कहते मैं तो बॉम्बे में हूँ। मैं भी बॉम्बे में हूँ भाई, क्या मतलब मेरे पास घर नहीं। कहते इधर आ जाओ ओशिवारा में। मैंने कहा ठीक है। मैंने बस पकड़ी, उस टाइम मैं बस में जाता था, पैसे पूसे कम ही थे। बस पकड़ी और मैं आ गया। तो उन्होंने मेरे को 1 RK था और हम 7 लोग एक साथ रहते थे, और मेरा गद्दा आधा गेट के बाहर होता था, मतलब जगह ही नहीं होती थी गद्दा लगाने की, क्योंकि 6 लोग ही बड़ी मुश्किल से रह रहे थे, 7वां मैं आ गया। और 1500 का गद्दा था, उसको मैंने 700 में किसी से खरीदा था। मैं कहा भाई यार, मतलब वो बेच रहा था, मैं कहा 700 में देखा था, नहीं 1500 में, क्या 700 ही है। तो और एक गद्दा था, मतलब वो मुलायम गद्दा था ना, स्पॉन्जी वाला गद्दे नहीं होते, तो उसमें एक लड़का ना हमेशा शूट पे रहता था, उसके गद्दे के लिए ना लड़ाई होती थी कि इस पे कौन सोएगा। और सुबह मैं लेट उठता था कि ब्रेकफास्ट मेरा स्किप हो जाए। दोपहर में चना मसाला और 3 रोटियां आती थी, 30 रुपये का चना मसाला होता था और 20 रुपये की 3 रोटियां आती थी, वो खाता था और चना मसाला बचाता था, फिर रात को 3 रोटियां मंगाता था, वही खाता था। पैदल रामनगर जाता। घर वालों से टच में नहीं थे? घर वालों से मैं 6-7 महीने टच में नहीं था। मम्मी से था, पापा मेरे से बात नहीं करते थे कि नच्चण गान चल गया, मतलब उनको ये था कि बिजनेस संभाले, हमारा बिजनेस है, तो उनको ये था कि उसको आगे बढ़ाए, हर फैमिली का जैसे होता है। भाई इस टाइम पे मोटिवेशन क्या थी आपकी? मतलब किसी को देखकर कब ये था अंदर आया था कि भैया मुझे अब काम करना है, मुंबई जाना है? कुछ मोटिवेट कैसे होते थे उस टाइम पे? भाई पता नहीं, वो सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा था, पता नहीं क्यों, कि मुझे हमेशा अपनी जर्नी दिखती थी कि यार मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे अंदर से ही था कि मैं कर जाऊँगा। और कभी ऐसे ज़्यादा पैसे की टेंशन मैंने 6-7 महीने ही फील किया। उसके बाद जब टिकटॉक आ गया था, फिर मैंने
ज़्यादा वो पैसों की टेंशन फील नहीं की। टिकटॉक दे रहा था पैसे? हाँ भाई, टिकटॉक से ब्रांड प्रमोशंस बहुत आते थे, प्लस टिकटॉक मेरा पहले ही महीने में मुझे क्राउन मिलता था एक। उसको क्राउन म्यूजिकली होता था पहले वो। हाँ, तो क्राउन यूज़र बन गया था मैं पहले ही महीने, और ग्रुप में भी ऐड कर लिया था। फिर वो लोग $100 देते थे हमें, 7,000 रुपये हो गए ना। हाँ, $100 देते थे महीने के, 7,000 रुपये। तो उसके अलावा मेरे पास प्रमोशंस आती थी, तो मैं एज एन एजेंसी भी काम करने लग गया था। जैसे मैंने आप तीनों के लिए प्रमोशन लेके आया, और आपका 5,000 है, आपको 1,000 ही दिया, 4,000 रख लिया। ये जुगाड़ू तो पना तो आप वहां से ही कर रहे थे जब वैनिटी और वो सब करवा रहे थे, तो इसमें तो आप खिलाड़ी थे। हाँ, तो मेरे माइंड में था कि इसको कैसे कमाना, तब मैंने बहुत पैसे कमाए। तो ये टिकटॉक वाला फेस मतलब मुंबई में आके आपका शुरू हुआ था, ये जो पैसा कमाना, ब्रांड्स और फेमस होना टिकटॉक पे मुंबई में आके? इससे एक और ना, तो ना मैं एक जिम में जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब, टेबल साफ करना, डंबल साफ करना, या हेल्प देना किसी को, ये सब करता था पार्ट टाइम। सुबह 4 से लेके सुबह के 9 बजे तक। वो 4,000 रुपये मुझे देता था, और जिम फ्री में करने को देता था कि जिम कर ले। तो वो ना मेरे को बहुत गालियाँ देता था कि बहन चोद ये कर, बहन चोद वो कर, तूने साले ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मेरे को ना बड़ा बुरा लगता था। मैं क्या, साले मैं तेरे को बता दूंगा ना मेरा बाप कौन है। बाप से बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं बता देता अगर बात। तेरे को भी पीटेगा, तेरा जिम भी तोड़ जाएगा। तो मन में यही सोचता था। पर जब मैं टिकटॉक पे कुछ बन गया ना, जैसे फॉलोअर्स हो गए, मेरे को फ़ोन करता, अभिषेक भाई कैसे हो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप बताओ। वो ना मेरी गर्लफ्रेंड ना आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मैंने ना जिम को बड़ा बनाया, आप प्लीज़ रिबन काटने आ जाओगे। और मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता था कि यार मैंने मन में आता था कि तूने कितनी गालियाँ दी, तुझे याद है। मैं कहता था, मैं तब भी मैं कहा भाई यार, मतलब मैं बॉम्बे में हूँ, जब मैं पंजाब आया तो पक्का आगे जाऊँगा। तो अभी भी वो टच में है मेरे। गए थे आप रिबन काटने जब गए? नहीं, बट अभी वो टच में है, मैं मिला उनसे। मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा मुझे बुरा लगता था। मैंने कहा आप किसी को ऐसे डिग्रेड मत करो, आपको नहीं पता कब इंसान कोई कहाँ पे क्या बन जाए। सही बात तो है उसने भाई। कहा ये लेसन मैं सीख के जा रहा हूँ तेरे से। मैंने कहा हाँ। तो फिर टिकटॉक से आया उड़ारियाँ। हाँ, टिकटॉक से सरगुन मैम ने मुझे टिकटॉक पे देखा हुआ था। तो उन्होंने 1.5 साल पहले मुझे देखा था, बट उन्होंने मन में बना लिया था कि जब भी मैं शो बनाऊंगी इस लड़के को जरूर लूंगी। अच्छा। हाँ भाई वाह। तो उन्होंने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया, सरगुन मैम ने, मतलब पंजाब की सुपरस्टार है ना, हम लोगों ने इतनी मूवीज देखी हैं उनकी। मेरे लिए उन्होंने मैसेज किया कि वी आर मेकिंग अ शो एंड वी वांट यू टू गिव ऑडिशन। इंग्लिश में उन्होंने लिखा था। तो मैंने पहले सबको दिखाया ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। मैं कहा अनसेंड ना कर दे पहले। मैं कहा अनसेंड ना कर दे सरगुन मैम। तो मैम को फिर मैंने सबको दिखाया, सरगुन मैं आता मैसेज कर दिया है। फिर उस टाइम मैं थिएटर करता था, टैगोर थिएटर में। चंडीगढ़ में एक थिएटर है, टैगोर थिएटर। उसमें संवाद ग्रुप है एक, मुकेश सर चलाते हैं। तो मुकेश से ना अभी भी मेरी बात होती है। तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन दिया। मैंने एक हफ्ता प्रिपेयर किया उस ऑडिशन को। मैंने कहा ऑडिशन दूंगा तो बेस्ट दूंगा, चाहे सिलेक्शन ना हो पर माइंड में आ जाए कि लड़के ने एक्टिंग अच्छी की थी। मैंने लीड का ऑडिशन दिया था, फतेह का ऑडिशन दिया। ऑडिशन पसंद आ गया, बट कहते तू छोटा बहुत लग रहा है, बच्चा लगता था। आप उड़ारियाँ देखोगे ना तो उसमें बहुत बच्चा, अभी तो थोड़ी दाढ़ी दूढ़ी रख ली है, बट उसमें थोड़ा बहुत जैसे भाई चॉकलेटी लुक। चॉकलेटी, हाँ, मतलब बहुत क्यूट सा है ना, बच्चा सा बेबी बॉय। तो कहते लीड का भाई है। फिर मैं चौड़ में था, मैं नो करूँगा तो लीड ही करूँगा क्योंकि मेरा टिकटॉक चल रहा था। फिर मेरे को मुकेश सर ने समझाया। तब मेरी फैमिली भी मेरे से जुड़ गई, मतलब क्योंकि मैं घर जाता था तो लोग वीडियोस तो आप बनाने मेरे बॉम्बे से वहां भी चले जा, चंडीगढ़ जाने लग गया था मैं, क्योंकि पापा के साथ सॉर्ट हो गया था, क्योंकि दीदी की शादी बीच की बहुत स्टोरी। कैसे वो सॉर्ट हुआ वो बताना यार थोड़ा। तो या अंकल ने टिकटॉक देख के एक्सेप्ट कर लिया था, या बैंक बैलेंस देख के एक्सेप्ट कर लिया था? का भी एक है बहुत बातें हैं भाई मतलब। तो मेरे अकाउंट में ना बहुत पैसे आ रहे थे, है ना, मतलब मैं इनवॉइसेस नहीं भर रहा था, सीधा पैसा आ रहा था। उस टाइम इनवॉइसेस का इतना जमाना नहीं था, पता भी नहीं होता था भाई क्या होता है, अकाउंट में आ रहा है तो क्या हो गया। कि इनकम टैक्स भी पे करना, कुछ नहीं पता। मेरे घर पड़ गई रेड। और मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन किया कि तू केड़े नशे बेच रहे हैं। मैं कहा ये क्या होता है।
मैं कहा नशे नुशे थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो कहते जल्दी आ घर। मैंने कहा ये, मैंने मन में सोचा बहाना है पापा का मेरे से बात करने का। मैं घर पे गया, मेरे नाना, मेरे दोनों मामा, मम्मी, नानी, पापा बैठे। मैं अंदर घुसा, पापा ने पटाया थप्पड़ मारा। मैं कहा यार सच लग रहा है मेरे को तो। कहते तेरे अकाउंट में इतने पैसे, तू ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मतलब इतने भी नहीं थे, बट एक बच्चे के अकाउंट में जो अभी अभी निकला 1-1.5 साल में। तो मैंने आत्मिका, इनकी बहन है संजोग भाई की, उनसे बात करवाई कि सोशल मीडिया भी कुछ होता है, डिजिटल भी कुछ होता है। तब पता नहीं था लोगों को, ब्रांड प्रमोशंस, ये यूट्यूब की इनकम आ रही है मेरे पास, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे मेरे। उस टाइम मिलियन में व्यूज जा रहे थे। तब मैं वो बनाने लग गया था, फ्लर्टिंग वाला वीडियोस लड़कियों के साथ। तब तक मैं वो भी बनाने लग गया यूट्यूब पे बड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बन रही थी। हाँ, उस पर भी मेरे 5-6 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। हाँ, तो उसके ब्रांड के है ना सारे वो भाई ये तो हम काट देंगे भाई, ये नहीं आ सकते। फ्री में हम भी उनका नाम नहीं डालेंगे। हाँ। तो उनकी प्रमोशन कर रहा था मैं सबकी। वो बहुत पैसे देते थे ना, एक ब्रांड बहुत पैसे देता था। तो फिर मैंने बताया, फिर मैंने आत्मिका से बात करवाई फ़ोन पे। मैंने कहा ये होता है। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने फिर वो इनवॉइसेस देते थे आगे, तो उन्होंने भेजे कि ये काम है। फिर उन्होंने बोला तो इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता। तो वो अपना रफा दफी करके उन्होंने जो भी किया ना वो कर दिया वो। फिर सॉर्ट कहाँ हुआ, जब मेरी दीदी की शादी तय हुई। तो मेरे पापा इसलिए मेरे को नहीं देना चाहते थे। वो बोलते थे कि अगर पता चलेगा कि तू एक्टर है तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी। वो मिडिल क्लास फैमिली की थोड़ी मेंटालिटी, मतलब मेरी भी वैसी थी उस टाइम तो कि मुझे लगा अच्छा भाई कह रहे मिडिल क्लास, मैं कह रहा हूँ मीडिएटर। वो कह भाई हमारे भी हो जाते हैं ना बिचौलिए, बोल देते हैं अच्छा वो तो ये काम करते हैं, तो अच्छा ये भी कोई काम है। तो मुझे लगा ये वैसे भाई सोचते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए हम लोगों के भी, हम भी जैसे यूट्यूबर है, सोचते हैं क्या यूट्यूब कोई काम थोड़ी है, यूट्यूब तो ऐप है, ये कोई काम थोड़ी है। लोग अभी पूछे तुम्हारा मेन काम क्या है। अच्छा वैसे क्या करते, जैसे आप ये पॉडकास्ट तो कर रहे हो सेंटा वेंटा। नहीं, कई बार होता है ना यार, मैंने भाई का देखा सोना पहन के बैठा। इनका सोने का काम है अलग से। मैं कहा भाई कोई और काम भी करते हैं साइड बाय साइड। अब भाई नशे बेच रहे हैं। हाँ। तो फिर दीदी की शादी के लिए मैं 2 महीने घर पे गया था। तब मेरे घर पे बहुत लोग आते थे मेरे साथ, कहते थे कि पाजी को स्लोमो वीडियो बना दो। मतलब मेरे साथ स्लोमो वीडियो चल दो, तो वो वीडियो चल जाती थी, क्योंकि जो टिकटॉक पे फेमस होता था उसके साथ कोई भी होता था वो फेमस हो जाता था। तो पापा को लगा कुछ तो कर रहा है लड़का। तब तक मेरी म्यूजिक वीडियोस आ गई थी, पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में करने लग गया था 2-3। मिस पूजा एक बहुत फेमस सिंगर है, उनका मैंने गाना किया था। सेल्फी भी ले रहे थे लोग उनके, मतलब घर जैसे चंडीगढ़। अगर मैं मॉल में चला जाऊं तो लोग जाने नहीं देते। तो उन्होंने देखा था ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, भाई लौंडे के साथ ली जा रही है, फिर क्या मेरे पापा को फोन पकड़ा था, खींचो देख फोटो। तो पापा को लगा कि हाँ, तब मैंने पापा की आंखों में देखा कि प्राउड फील कर रहे हैं। फिर मेरे पापा पता कैसे पूछते थे, ओ निशु ओ तेरा केड़ा गाना आया सी यार, ओ अजीब जा गाना, ओदा लिंक भेजी कि मैं लिंक भेजूं, और फिर वो अपने दोस्तों को दिखाते थे क्या मेरा मुंडा गाने चाहता है। तो ऐसे वो थोड़ा उन्होंने शो ऑफ करना स्टार्ट करा। अब तो बहुत शो ऑफ करते हैं। करना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो वहां से तो दीदी की शादी, वो बहन है, तो दीदी ने बोलने लग गया कि क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करते हो, अब तो हो गया जो आप। तो वहां से उनको थोड़ा लगने लग गया कि लड़का कुछ कर रहा है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, सही भागा ये घर से। हाँ सही। हाँ मतलब मुझे हमेशा से था ना भाई, मेरी और पापा की ना लड़ाई हमेशा से रहती थी कि किसी डिसीजन पे हम रुकते नहीं थे। मेरा कोई और डिसीजन था, उनका कोई और, ऐसा था, रहता था। एंटी पर्सनैलिटी। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे थिएटर क्लासेस करनी है, वो बोलते थे इंजीनियरिंग कर। तो मैं इंजीनियरिंग में भी मैं थिएटर ही करता था। मैंने 4 के 4 साल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और हमारे कॉलेज को पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने दिलवाया था। और मेरी सारी फीस माफ थी, मैं सिर्फ 33% फीस देता था, बाकी मैं रखता था। अच्छा, ये पैसे भर रखने का, कमाने के जरिए ढूंढ ही लेते हैं भाई। मैंने पेपर भी बहुत लीक करवाया है। वहां से अलग पैसा आया, वहाँ पे अलग 15,000 16,000 का लीक होता था, और मैं ग्रुप्स में बेचता था, अलग अलग 3 ग्रुप में, जैसे 15 के बेच दिए, 45 बन गया तो 30 कमा लिया। अरे तो वो आगे वाले आगे बेचते थे। भाई बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो आप एक्टिंग के साथ। भाई आप कुछ और करते हो साइड बाय साइड? भाई ये बहुत, आपको तो बताइए, बहुत टफ फील्ड है हमारी। मतलब इसमें आपको पूरा अपना डिवोट होना पड़ता है कि आपको भी तो, आप दिल्ली से बॉम्बे आए हो,
आप मुझे लगता है सुबह से शूट कर रहे होगे, हाँ एक दिन कितने दिन हो तो मतलब 3 शूट्स कर ही रहे हाँ हो, भाई, हाँ भाई। तो बहुत टफ है भाई ये तो भाई फिर जब बॉन्ड आपका दोबारा क्रिएट हुआ तो कुछ इमोशनल हुई चीजें? हाँ, फिर तो पापा बहुत, अब तो मेरे पापा बहुत इमोशनल हैं। मतलब अब मैं घर जाता हूँ, मैं हर 15-20 दिनों में घर चला जाता हूँ ना, तब भी मेरे पापा हमेशा रोते हैं। सोचो, मतलब हमेशा उनकी आंखों में आंसू होते हैं और मैं नहीं रो, मेरे को बहुत रोना आता है। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, देखा ही होगा बिग बॉस। हाँ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, और मेरी फैमिली मेरी पहली प्रायोरिटी है हमेशा से। तो मम्मी नहीं रोती है, मेरे पापा बहुत रोते हैं क्योंकि दीदी चली गई है। दीदी की भी पास में शादी हुई है लुधियाना में, दीदी भी आती रहती है। पर वो एक हो जाता है ना कि अब मेरा लड़का है, पहले नहीं था उनको, अब बहुत होने लग गया। अब वो एक्सप्रेस भी करते हैं, पहले नहीं करते थे। फादर्स जैसे करते नहीं है ना, मेरे फादर करने लग गए हैं। अब मैं भी उनको हक करके आई लव यू पापा बोल के पूरा टाइट करके जाता हूँ। जैसे मैं भी पहले एक्सप्रेसिव नहीं था, अब मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ कि मैं हक करता हूँ पापा को, तो आई लव यू पापा, कि आप प्राउड हो ना, वो बोलते हैं, फिर पूरे थापी मारते हैं, बहुत प्राउड हूँ, फिर वो जाने देते हैं। भाई ये जोन भी आना बहुत जरूरी है हर एक लड़के की लाइफ में, अब कि अपने डैड से इतना कंफर्टेबल हो जाए पेरेंट्स से कि वो ओपनली बोल पाए। लड़के नहीं बोल पाते यार। पर मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी जब मैंने ये फील किया था जैसे हक वाला, कि हमें एक्चुअली हर महीने या हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अपने पापा को ना जप्फी डाल के आई लव यू बोलना चाहिए। चाहे आप मैसेज में बोल दो कि आई लव यू पापा, मैं आपको बहुत प्राउड फील करवाऊंगा। उनके लिए ना उतनी सी बात भी बहुत बड़ी होती है। आप साइड में गलत बैठ गए हो। सही बात है। हाँ, अब खुश है मेरी फैमिली। अभी तो उनको भी लाइमलाइट का थोड़ा चस्का सा बढ़ गया। पापा कहते हैं आ रहे हैं, बॉम्बे आ रहे हैं। सही बात है भाई। लेकिन जब आप बिग बॉस में थे और जब वो पूरा चैप्टर चल रहा था, आपकी पूरी लव लाइफ रिवील हो रही है, चीज़ें बाहर आ रही हैं, फिर तीसरा बंदा आ गया, उसमें एक कैरेक्टर और आ गया, इमोशनल हो रही है चीज़ें, और आपको हमें ऐसा लगा कि नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है कि बंदा वायलेंट है, बंदा अग्रेसिव है। फिर उधर से बातें हो रही है कि ये मेंटली थोड़ा डाउन हो गया था, अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है। तो मतलब अब क्या होता है, 24 घंटे में से हमें तो 1 घंटे का एपिसोड ही बन के आ रहा है, पूरे दिन तो हम मतलब नहीं देख पा रहे थे, और आपको बाहर से भी हम लोग तो नहीं जानते थे, फैमिली जानती थी। तो आपने कभी उनसे पूछा जब ये सब दिखा रहा था आप पे क्या बीत रहा था, या लोग क्या कह रहे थे, उनको क्या कह रहे थे लोग? मतलब मेरी मम्मी के लिए तो बहुत टफ था। मतलब वो बोलते थे कि मतलब होता ही है ना कि यार आपका बच्चा रो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चा क्या, अगर मैं ही हूँ और मेरा कोई भाई जाए, मेरी बहन जाए, या मेरा कोई भी क्लोज वन जाए, यार मेरे को बहुत बुरा लगेगा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो जेल है एक तरह की। मतलब आप बाहर नहीं आ सकते हो, आपको पता नहीं बाहर क्या है। बट वो सिचुएशन ऐसी थी जैसे मैंने बहुत प्यार किया है ना। मतलब हर किसी ने यार एक ऐसा रिलेशनशिप आता है, सब ने किया है। आप 30 के, हम 28, 29, 30 के हो गए हैं। वो उस एक इंसान को भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप भुलाने वाले एक स्टेप पे आ जाते हो, फिर से आपको वो मिल जाए, वो भी आपको वहां उस घर में जहां पे आप बहुत क्लोज हो, साथ में रहना है, साथ में बातें हो रही हैं, आप फिर अटैच हो रहे हो, और उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई इसका तो बॉयफ्रेंड है, और वो भी कब, आपके ब्रेकअप के 1-1.5 महीने बाद, और आप 6 महीने बेड पे हो। मतलब मैं 6 महीने बेड पे इन द सेंस कि मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं रोता था, पिल्स लेके सोता था। आपका ब्रेकअप हुआ क्यों था, अगर आप बता सकते हो? मतलब बहुत रीजंस थे। मैं पोजेसिव था, फैमिली इश्यूज, फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया था। वो चंडीगढ़ में थी, मैं बॉम्बे आ गया था क्योंकि मेरा उडारिया में ट्रैक पूरा हो गया था। अच्छा। तो काफ़ी टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, काफ़ी चीज़ों, और गलती मेरी थी। मैंने बोला गलती मेरी थी क्योंकि मैं बहुत पोजेसिव था चीज़ों को लेकर। तो और मैं हूँ पोजेसिव भाई। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी एक्टर को डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं देख सकता उसको किसी के साथ। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ ऐसे ही होते हैं कि हम नहीं देख सकते यार। ये अच्छी बात भी है क्योंकि भाई अपना किसी किसी को इंसान तो पसंद अपना- आता है पर मुझे सुनने में आता है कि यार हद में पोजेसिव रहना। भाई हद कौन सी होती है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इतना ही पोजेसिव होना है? वो अपने हाथ में नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिकली निकलता है। भाई लड़का सहन नहीं कर सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड को टच भी करे गलत तरीके से, बिल्कुल भी। बट वो उसका काम था। देखो मैं अच्छा हुआ कि वो भी, हम दोनों अलग हो गए। अब वो भी अपनी सक्सेस पे है, मैं भी अपनी सक्सेस पे हूँ। तो
वो अच्छा हुआ हम दोनों के लिए, क्योंकि मैं अब सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी एक्टर को डेट करूँगा, बट मुझे लगता है कि जितना आप मना करते हो ना, आप उसी को ही डेट करते हो। भाई ऐसा होता है कि मतलब ऐसा जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ सीन्स कर रहे हो, आपका कोई कैरेक्टर आपकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रहा है, तो वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ऐसा होता है एक्चुअली? बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के? हाँ भाई, बढ़ तो जाते हैं, क्योंकि ईशा और मैं को एक्टर्स थे, बट हमारा वो बॉन्ड नहीं था। मेरे शो में वो भाभी प्ले करती थी, मेरी फतेह जो अंकित भाई है अंकित भाई उनको पसंद, फतेह जैस्मिन को पसंद करता था, जैस्मिन ईशा थी। हमारी बाद में शादी हुई है, बट हमारा बॉन्ड स्टार्टिंग से ही बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम दोनों छोटे थे, न्यू कमर्स थे, उन दोनों ने काम किया हुआ था, हम अच्छा डेवलप करते थे, वाइब सेम थी, वो उस हिसाब से रिलेशनशिप में आ गए थे। बट आप जैसा पूछ रहे हो, वो यार सीन्स करते करते वो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है कि अब 13-14 घंटे का शूट होता है एक दिन में, आपको सिर्फ यही करना है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, तो आप जब 12 से 13 घंटे साथ में हो, अटैचमेंट तो हो ही जाएगी। और आपको फिर रोमांटिक सीन्स करने हैं, है ना, और जप्पियाँ पप्पियाँ करनी है। और जो दो लोग आपस में, ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है कि दो एक्टर्स एंटी हो गए क्योंकि वो लीड्स थे दोनों, तो वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पहले अटैच हो जाते हैं, इसलिए फिर टॉक्सिक हो जाता है उनके बीच में? उसमें क्या होता है कि आपकी क्या बोलते हैं उसको कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या होता है उसको, प्रायोरिटीज जो होते हैं कि मेरी वैनिटी वैन ये होनी चाहिए, मेरा हेयर मेकअप पर्सनल होना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना। हाँ, कि तो उसमें मेरा क्या होता है कि दो लीड्स में इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इसको ये क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या दोनों एक दूसरे को ऐसे करने लग जाते हैं कि मेरे हिसाब से मैं इम्प्रोवाइज कर लूँ, मैं ये सीन नहीं करूँगा टाइप। और बाकी वाइब होती है भाई, जिसके साथ मैच हो जाए। सही बात है। और बड़े आर्टिस्ट में ये सब होता रहता है, क्योंकि अब जैसे मुझे लगता है कि जैसे आप पहले हो वैसे ही रहोगे तो बहुत अच्छा रहता है, बट अगर आप एक मुकाम पे पहुंच के चेंज होते हो ना, तो सारी प्रोडक्शन टीम को भी उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है कि भाई पहले तो ऐसा ही नहीं था, ऐसा अब एकदम से कैसा हो गया। तो वाइब नहीं मैच करती, वाइब ना मैच करे तो को एक्टर्स में बहुत लड़ाई होती है। अंकित प्रियंका पहले कितना लड़ते थे सेट पे, मैं और ईशा सेट पे कितना लड़ते थे। किस मुद्दे पे लड़ाई हो जाती थी? लेट क्यों आई है तू, मतलब मेरा कोई काम नहीं था, बट मैं बोलता तू क्यों लेट आई है, जैसे मैं पंक्चुअल हूँ, तुम्हारी वजह से शूट लेट हो गया। और ये तब हो रहा है कि जब आपने डेट करना शुरू कर दिया था? नहीं, वैसे ही वैसे ही चल रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों पे अंकित भाई और प्रियंका की छोटी छोटी, मतलब ऐसे फन लविंग सी। वो तो बिग बॉस में भी बहुत लड़ते थे अपने वाले सीजन में, हाँ, क्योंकि वो अंकित भाई बहुत काम पर्सनैलिटी हैं, वो थोड़ी एक्टिव पर्सनैलिटी है। अच्छा भाई, जैसे बिग बॉस में देखा था हमने कि चिंटू के साथ आपकी दोस्ती हो रही है, फिर लड़ाई हो रही है, दोस्ती हो रही है, और सबको दिख रहा है वो आपकी गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड है इस टाइम पे। तो आपका जोन क्या होता था, वो चीज़ क्या थी? वो पता है व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, भाई दोस्ती क्यों कर रहा है, और अगर भाई को दोस्ती हो भी रही है ये इतना हेट क्यों कर रहा है फिर बाद में? भाई उस टाइम ना मुझे पता क्या लगता था कि मैंने ना इस इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया, चिंटू के साथ। क्योंकि जो 2 हफ्ते मैंने अंदर बिताए ईशा के साथ, वो मतलब मोर देन फ्रेंड्स थे, है ना, वो जैसा भी था। तो अगर मैं उस जगह पे हूँ, समर्थ की जगह पे, तो मैं तो अंदर आते ही मार दूं बंदे को। तो मैंने इनडायरेक्टली उसके साथ गलत किया, तो मैं उससे माफ़ी मांगता था हमेशा हाथ जोड़ के कि भाई माफ़ कर दे, तूने अगर मेरे को मारना है तो मार ले, गुस्सा ठंडा कर दे, बट मेरे को ये जो मैंने गलती कर दी ना चाहते हुए भी, उससे मेरे को मुक्त कर दे। तो इसलिए मैं उसको मतलब वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। वो अच्छा लड़का है भाई, वो फ्लो ऑफ इमोशंस थे जो आपके नेचुरली निकल रहे थे अंदर। हाँ, वो अच्छा लड़का है, ईशा भी बुरी नहीं भाई है। वो तो बहुत बढ़िया लड़का है यार, उसने एंटरटेन बहुत करा बाद में, कॉमेडी। भाई वो जो मिमिक्री करता था ना, बहुत मजा आता था उसमें, सनी देओल की और उसकी धर्मेंद्र जी की करता था। अभी तो हम बहुत डेवलप करते हैं, अभी जैसे अभी उसने अच्छा खेला, उनका भी ब्रेकअप हो गया। हाँ भाई, बाहर निकलते ही हो गया। और ये सलमान भाई ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, वैसे स्टेज पे भी वो मजे लेते ही थे कि ईशा अब एक और आने वाला है, अब कोई और। मैंने भी उसको बोल दिया था, वो रील भी तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ मैंने बोला था, मैं कहा बाहर निकलती जब तेरे को छोड़ेगी तो तू फोन करेगा मेरे को। हाँ, तो आ गया था, कितने टाइम बाद आ गया था? ब्रेकअप तो निकलते ही हो गया था, अच्छा, ब्रेकअप निकलती हो गया था, और फोन आया था 1.5 महीने पर के। मुझे लग रहा है जितना आपको हिट करा वो ब्रेकअप, उनको नहीं करा होगा। भाई ये इंसानों पे भी तो डिपेंड है कि आप कितने इमोशनल हो, कितने प्रैक्टिकल हो। सही बात। वो नेचर पे डिपेंड है। अब आप तीनों का नेचर डिफरेंट होगा,
कोई इमोशनल होगा, कोई सेंसिटिव होगा, कोई प्रैक्टिकल होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, कोई तो पागल ही हो जाता है। मैं पागल वाला बंदा हूँ कि मैं तो पागल हो जाता क्या था वो फेज आपको, अगर आप याद करते हो, रिग्रेट करते हो कि हूँ भाई, यार बहुत रिग्रेट करता हूँ। मेरा मूव ऑन का मुझे टाइम याद है, मूव ऑन का, कि मैंने कब डिसाइड किया कि अब देखना पापा मम्मी। अब मैं बेड पे पड़ा रहता था लॉक करके। अभी भी मेरे घर का मतलब मेरे घर की मतलब रूम की कुंडी टूटी हुई है, लॉक नहीं करने देते मेरे घर के अभी भी, क्योंकि वो डरते हैं। तो मैं पिल्स खाता था, नींद नहीं आती थी, मैं रात को चीखता चिल्लाता था। मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि मैं पागल हूँ, मतलब कि मैं एक पागल वाले जोन में हूँ, क्योंकि मुझे बोल दिया था कि तू पागल हो गया, चेक करवा। तो मेरे को लगने लग गया था कि तू पागल है। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता था हर वेंसडे फ्राइडे संडे, वेंसडे फ्राइडे संडे। पापा मेरे को लेके जाते थे और मैं बोलता था मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, और पापा मेरे को गोदी में उठा के लेके जाते थे। मेरे को एक दिन याद है, मैं पापा गोदी में उठा के लेके जा रहा हूँ और पापा की आंखों में आंसू हैं और वो आंसू मेरी बॉडी पे गिर रहे हैं कि पापा रो रहे हैं। मैंने देखा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए अपनी फैमिली को क्यों रुला रहा हूँ। फिर एक दिन रात को, मतलब ये 25 या 26 दिसंबर की बात है, ईयर एंड की बात है। मम्मी पापा ना छुप के रो रहे हैं, हक करके एक दूसरे को। पापा कह रहे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाऊगा मुंडा, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाऊगा मुंडा। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं बचपन से जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ, वो मैं छोड़ के मैं किस ट्रैक पे चला गया हूँ, तू क्या कर रहा है। और मैं क्या करता था, मैं सेट की गेड़ियां मारता था। ब्रेकअप के बाद भी मैं बॉम्बे नहीं जा रहा था, मैं उडारियां सेट की गेड़ियां मारता था कि कहीं ईशा दिख जाए। उसकी गलियों की गेड़ियां मारता था एक झलक के लिए। मतलब मैं ऐसा पागल हो गया था। तो मैंने कहा यार मम्मी पापा को नहीं रुलाना यार, तू क्या कर रहा है अभिषेक। मैंने 31 को पार्टी की है। मैं पार्टीज नहीं करता था, मैंने जान के पार्टी की है शिमला में न्यू ईयर की। फर्स्ट की मैंने टिकट करवाई है बॉम्बे की। मैं बोल के आया हूँ मम्मी पापा को, मैं कहा मम्मी पापा अब देखना आपका लड़का कहाँ जाएगा। बॉम्बे आया हूँ, मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की हैं, इनके पास गया हूँ मैं, संजोग भाई आत्मिका के पास। मैं काम चाहिए मेरे को लाइंस याद होनी बंद हो गई थी, मेरे को लाइंस नहीं याद होती थी ऑडिशंस की। फिर मेरे हाथ में आया बेकाबू, बालाजी का शो, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी किस्मत से मिला। उसके कास्टिंग डायरेक्टर मेरे को रात के 1:30 बजे 24/7 होता है ना जहाँ पे हम खुली रहती हैं, वहाँ पे मैं डाइट कोक ले रहा था। वो कहते तुझे मैंने कहीं देखा है। मैं कहा हाँ सर मैं ये करता हूँ। कहते अच्छा ये मेरा नंबर है, मैं कल कॉल करना। मुझे नहीं पता था कौन है, मैंने कॉल किया। कहते अपना इंस्टाग्राम चेक कर, ये मेरी आईडी। उन्होंने मेरे को 10-20 मैसेजेस किए हुए थे कि शो करेगा। वो बालाजी के कास्टिंग डायरेक्टर थे और मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ था। भाई ये तो दिखाता है कि भाई भगवान भी चाहते हैं कि इसी लाइन में आप जाओ, आपको लोग ऑटोमेटिकली मिलते गए। मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, मैंने उडारिया का ऑडिशन दिया, मैंने बेकाबू का ऑडिशन नहीं दिया। और फिर मैंने बेकाबू किया। बेकाबू भी बंद होना था दिसंबर में, बंद हो गया वो अगस्त में ही। अच्छा, क्योंकि मेरे को बिग बॉस करना था। बिग बॉस आना था अक्टूबर में। और ये बिग बॉस की भी एक प्रॉपर स्टोरी है। कैसे? हाँ, तो मैं तो कलर्स की टीम को पता होता है ना कि आपका चल रहा है, आप दोनों का चल रहा है। तो ईशा साइन हो चुकी थी, है ना, मुझे नहीं पता था ईशा साइन हो चुकी है। और मेरे बारे में इनको पता था कि ये साला पागल था उसके लिए। तो कुछ कंटेंट तो मिलेगा अगर दोनों साथ हाँ चले। ये मतलब ये लड़का अलग ही है, इसको देखो आप, है ना। मतलब इसकी दहशत थी सेट पे, डरते, मतलब मैं थोड़ा कबीर सिंह टाइप था कि टच नहीं करेगा कोई। अच्छा, तो आप देखते रहते थे क्या? मतलब जैसे पार्टीज हुई तो जैसे किसी ने पिक्चर भी क्लिक करवाई तो किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं ऐसे घूर देता हूँ, नहीं भाई दूर से ही हूँ। तो जैसे लाइटमैन हो गया, तो मतलब मैं था उस जोन में, वो गलत था। मतलब टच करना भी गलत ही है। फिर तो मैंने पीट भी दिया था एक बंदा, छोड़ो उसको। तो हाँ, तो इनको पता था कि ये है साला पागल सा, अग्रेसिव है। हाँ थोड़ा, मतलब उसको ये लेके ईशा को लेके, उसको लेके है अग्रेसिव, उसको लेके डालना। नहीं यार, उसने मेरे को अभी बर्थडे पे भी विश किया। हाँ, मतलब ठीक है ऐसा, मतलब हाँ मतलब ठीक है, बर्थडे भी विश किया। रोमेनिया में जब था तब भी उसने स्टंट्स के लिए विश किया था। ठीक है सब, मतलब ओके, ऐसा बात नहीं होती है, बट ठीक है।
तो कहाँ थे हम? आप बता रहे थे कि बिग बॉस की स्टोरी पे हम बात कर तो रहे थे। उसके बाद फिर मेरे उसको भी साइन कर लिया था आपको? मैं अंकित भाई को फ़ोन कर रहा, मैंने कहा अंकित भाई यार बिग बॉस की कास्टिंग तो हो चुकी है यार, मेरा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा, फिर वो कहते हो जाएगा तेरा, मैंने बात की हुई है, तेरे बारे में पूछा भी हुआ किसी ने। मैंने कहा यार ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने फ़ोन कट किया और मुझे मैसेज आया, हाय आई एम निधि कि वी आर फ्रॉम बिग बॉस टीम, वी वांट टू कास्ट यू ठीक है। बिग बॉस। तो मैं पंजाब में था उस टाइम, अंकित भाई पंजाब में शूट कर रहे थे जुनूनियत, तो मैं उनके घर पे था। नहीं घर पे था जब मेरी जूम पे वीडियो कॉल हो रही थी। जूम पे वीडियो कॉल हुई मेरी, 2-3 मेरी पंजाब में वीडियो कॉल पे बात हुई, एक मेरी मीटिंग हुई। मीटिंग भी बताता हूँ मीटिंग हो रही, मैं बॉडी बूडी मेरी बनी हुई है ना, एब्स उब्स निकाल के बैठा हूँ मैं, सेक्सी सी बॉडी बना के रखी हूँ मैं, नेट वाली शर्ट लूज सी डॉलर डॉलर टाइट वाली पहन के चला गया। कहते क्या पहन के आया? मैं कहा बॉडी भी तो दिखानी है। इतनी मेहनत ऐसी करी है। हाँ, तो पंजाबी में बात कर रहा, सिलेक्शन करवानी थी। जब सिलेक्शन करवानी है तो आप थोड़े ब्रूटल से हो जाते हो कि भाई करना है। कहे तू तो बोरिंग बहुत है। मैंने कहा आप बोरिंग हो? मैं क्या आपके क्वेश्चंस बोरिंग है? मैं क्या आपके क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होंगे ना तब मैं इंटरेस्टिंग जवाब दूंगा। तो उनका कहते तू जा। मैं कहा मैं नहीं जा रहा जब तक मैं सिलेक्ट नहीं होता, मैं तो यहीं बैठूंगा, पैरों में पड़ जाऊंगा पर सिलेक्ट होके जाऊंगा। क्योंकि हमारा नाम बड़ा नहीं था ना, अभी मैं छोटा नाम था, मुझे कोई जानता नहीं था टीवी इंडस्ट्री में, मैंने कोई लीड शो भी नहीं किया था। जब आप लीड कर लेते हो तो आपको एक अलग जोन में रखा जाता है। मेरा पर वीक सुनोगे तो आप बोलूँगा तो बताऊँगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल होता है, बट लोएस्ट था मेरा। ये बता देता हूँ, बिग बॉस में लोएस्ट था, खतरों में हाईएस्ट था। ओके ये तो फिर मैं पुशअप मारने लग गया, पुशअप मार के मैं आंसर दे रहा, कहते पुशअप क्यों मार रहा है? मैं क्या आप पूछो तो सही। पुशअप मारते मारते वो बटन वाली शर्ट थी, मैंने ऐसे खोली, मैं क्या इसके लिए पुशअप मार कहते साला अलग है ये लड़का, उन्होंने वही बोला अलग है भाई, भाई लड़का है, छाती दिखा रहा है। कहता अलग है लड़का और ये कैसा ऑडिशन है? हाँ कहते ये कैसा ऑडिशन हो रहा है? ऑडिशन ही मीटिंग होती है। मतलब वही, ये कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ? जिम ही करने लग गया। तो मैंने कहा मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कहा पर मैं आपको करोड़ों कमवा दूंगा, लेके देखो। अरे भाई साहब, ओ भाई, बिग बॉस वालों को बंदा कह रहा है। नहीं क्योंकि आपको कंटेंट तो आपके उससे ही मिलेगा ना, या आपको पता है कंटेस्टेंट से ही बनता है भाई शो तो। हाँ। क्या आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं क्या, मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता पर मैं आपका करोड़ों कमवा दूंगा। कहते हैं, मैं क्या हाँ, कहे ठीक है, कहते लग नहीं रहा, बाकी देखते हैं। मेरे को पता चल गया था, मैं सालों तुम लोग ना 20-20 कॉल करके बुलाओगे अब तो तो उन्होंने बोला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वैसे मैं क्या, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपको जो देना है मेरे को कुछ फर्क नहीं है। कहते कुछ तो देना पड़ेगा, कि वो फॉर्म पे लिखना होता है ना। तो उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, इतना ही मिल रहा है। मैंने कहा भाई जो मिल रहा है वो रख लो भाई कह रहे गलत बंदे को मैनेज कर रहा हूँ यार मैं नहीं बट उन्होंने ही बोला था। मैं क्या, आप एक बार बाहर आओगे ना, तो हम जब हमारा जैसे बाहर पैसे तो लगते ही है ना, हम बहुत प्रमोट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो हमारे बहुत पैसे लग गए थे। तो इन्होंने मेरे को बताया इतने पैसे लग गए। भाई साहब यार क्या किया ये? कहते रुको तो सही, ये डील है 2 दिनों में रिकवर। तो 2 दिनों में रिकवर भी हो गया। अरे भाई साहब, जो मैंने पिछले 10 साल में नहीं कमाया था, वो मैंने पिछले 10 दिनों में कमा लिया था। बिग बॉस बिग बॉस के बाद मतलब बहुत अच्छे जोन में चले गए थे हम लोग। अच्छा भाई, ये जो आपका नेचर है, जैसे एक होता है इंसान में बहुत गुस्सा होता है, बचपन से दिखता है वो, तो ये वैसे वाला सीन है फिर ईशा के आने के बाद, ब्रेकअप के बाद ऐसा कुछ? नहीं बचपन से ही था। बचपन से एग्रेशन है अंदर? मतलब बहुत गुस्से वाला था मैं। हाँ मैं पॉसेसिव, गुस्से वाला, स्कूल कॉलेज में लड़ाई वाला, कि जब लड़ाई हो अभिषेक आया लड़ाई होगी, हाँ आ गया, वैसे वाला था कि हाँ मतलब मेरे को लड़ना है, बुलाओ तो सही। मैं उस जोन में था। फिर मेरे ना यहाँ पे आई थिंक इधर कट देख रहे हो, इधर है या इधर है? इधर है तो इधर ही। हाँ, ये मेरे पंच लगा था कॉलेज में। अच्छा। और वो कहते टांके लगेंगे। मैं कहा यार ये तो निशान पड़ गया। कहते हाँ ये निशान रहेगा। तब मैंने बोला था भाई मेरे को मत बुलाया करो, मेरे को एक्टर बनना है। मैं मन में सोच रहा था भाई मेरे को यार शक्ल खराब हो गई। यार ये क्या हो गया, मेरे को एक्टर बनना है। मेरे को जब फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकालने आता था, सॉरी माफ कर दो भाई, मेरे को ना लड़ना ना लड़वाना, प्लीज माफ कर दो। तो फिर उस जोन से लड़ाई से अभी इंटरनेट पे कुछ लड़ाई ट्रेंड हो रही थी खतरों के खिलाड़ी के सेट से पहले ही दिन, शायद कुछ ऐसा हो गया था। आसिम भाई की मैं बात कर रहा हूँ।
तो उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। क्या हो रहा था भाई, मतलब बहुत सारी एलिगेशन, कुछ भी, एक तो इंटरनेट पे ऐसा कुछ भी डलता है ना, तो लोग ना आजकल स्मार्ट हो गए हैं। हर पहला ये होता है कि ये तो भाई प्रमोशन के लिए हो रहा है, ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, ये नकली हो रहा है। तो आप सिंस वहाँ थे, आप उसमें इन्वॉल्व भी थे, अगेन आप एग्रेशन के लिए फेमस हो, तो क्या सीन है? क्या सीन था भाई? हाँ, सही एग्रेशन के लिए क्या सीन था भाई, क्या सीन है? भाई वो पहला दिन नहीं था, वो आई थिंक हमारा 6th या 7th डे था। पर वो शो जब प्रमोशन के लिए वही क्लिप यूज हो रही थी, क्योंकि हम पहले ही चले गए थे। मेरी, आसिम की, निमृत की, नियति की और कश्मीर भाई, हम पांचों की फ्लाइट एक साथ थी, बाकी सब अलग थे। तो हम फ्लाइट में बहुत जलप करते हुए आए हैं। और हमारी मतलब बैक जो ऑफ कैमरा हमारी बहस होने लग गई थी, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे रेवलरी पहले ही देख ली थी, आसिम फैंस और अभिषेक फैंस की पहले से स्टार्ट हो गई थी। हमारी बननी थोड़ी कम ही हो गई थी। फिर स्टंट्स वगैरह हुए, तो जब मेरे को कोई भाई कुछ बोलता है तो फिर नहीं सुन पाता यार, आप भी नहीं सुन पाओगे यार कि क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल। जब उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर मैंने भी बोलना स्टार्ट किया, फिर अगले दिन फिर सेम लड़ाई हो गई। तो फिर उसने रोहित सर को बहुत चीज़ें बोल दी। बट वो चीजें जेन्युइन थी, सब कुछ सब genuine रियल होता है भाई, कुछ फेक नहीं होता। भाई जनता समझती है कि मुझे भी बहुत लोग, जैसे आप लोगों ने भी पूछा यार, मुझे बिग बॉस बोलते हैं कोई स्क्रिप्टेड होता है। मेरी मम्मी तक मेरे को बोलती थी कि जो लाइनें दी ना अच्छे से याद करके बोलियो। और मैंने कहा मम्मी रियलिटी शो है वो नहीं है। तो चिंटू ने, समर्थ ने भी बोली थी कि अगर स्क्रिप्टेड होता तो मैं थप्पड़ थोड़ी खाता। हाँ। या मतलब अंकिता लोखंडे ना जीत जाती फिर अगर स्क्रिप्टेड होता। या मैं टॉप 2 में क्यों आता, मैं तो नया लड़का था, मुझे क्यों। सब रियल होता है भाई, रियल वोटिंग्स होती हैं। अब देख ही लिया आप, मतलब आपके भी खासम खास, मतलब हमारे खासम खास सबके, एलविश भाई भी गए थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा मतलब जीत के आया बंदा, उसमें गया था भाई हमने उससे भी पूछा था, उससे भी ये पूछा था हमने, उसने हमें यही बोला था भाई सब रियल है। सब रियल, वो तो बोलेगा ना भाई तो जीत ही गया, बट एक्चुअल में रियल ही होता है। मुझे शीतल मैम ने बताया कि जब 10-15 मिनट की वोटिंग हुई ना, तब आगे पीछे तब मामला बहुत फर्क पड़ गया था उस वजह से। पहले तो चल रहा था अच्छा, तो रियल होता है। और एक्चुअल में वोट्स आते हैं भाई, हमने कभी किया नहीं होगा, अब तो करने लग गए हैं अपनों को, बट जो फैंस हैं बिग बॉस के, वो एक्चुअल में वोट करते हैं भाई, बहुत वोट्स आते हैं। और मैंने मुझे तो सबने बताया कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा हमारे पे व्यूअरशिप होती थी जियो पे, जब आ रहा होता था बिग बॉस। भाई खतरों की बात करते हैं ना, मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो ऑफ कैमरा हुई हैं, जो हमें नहीं दिखाई हैं ऑडियंस को एपिसोड्स में, जो लड़ाइयाँ हुई थी। और उसमें भी भाई खतरों में जो टाइमिंग होती है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी होती है कंटेस्टेंट्स के साथ कि हाँ भाई अच्छा इसका इतना ही टाइम है, या वो भी उस बेसिस पे होता है कि भाई इसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे, इसको लंबा ले जाना है? देखो ये वो शो ही नहीं है ना, क्योंकि ये खतरों बाद में टेलीकास्ट होता है, फिर आप बता ही नहीं सकते किसको कितना पसंद किया जा रहा है। हाँ। सब रियल होता है भाई, किसकी कितनी टाइमिंग्स है। मैं कितना वो था कि एक तो मेरे हैंड में आप देख, जैसे वो नहीं है, पकड़ नहीं है, मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, वो आता था ना स्टंट मेनिया, MTV, उसके लिए प्रिपेयर करता था कि मैं स्टंट्स करूंगा भाई, वहां गिर गया। हाथ पैर हर जगह मारे हो तुमने भाई बहुत चटक हो यार आप। मैं स्टंट सेंटर में गिर गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कुछ नहीं छोड़ा होगा आपने रोडीज पे? रोडीज का मैंने ऑडिशन दिया था, नहीं हुआ था सिलेक्ट में। स्प्लिट्स विला स्प्लिट्सविला का नहीं दिया भाई, स्प्लिट्सविला का कभी नहीं दिया। तो स्टंट में ही नहीं अकेले कर रहे थे? स्टंट महीने के लिए प्रिपेयर कर रहा, डिस्कवर था उस टाइम, पल्सर तो बाद में लिया था ना, डिस्कवर टेढ़ा हो गया मेरा। तो खतरों की आप बात खतरों में तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था, एक तो मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, जैसे आपको मतलब मैं लिफ्ट में नहीं जा, अब तो मैं जाने लग गया, किसी के साथ अकेला नहीं जा सकता, मेरे को घुटन होती है। और मेरे हाथ में ना पकड़ नहीं थी, तो मैं डरता था, स्विमिंग भी नहीं आती थी, मैं कहा भाई कुछ तो आता नहीं, कहाँ जा रहा करने। मजा आता है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। कीड़े वीड़े के टास्क, कीड़े वाला एक हुआ था, पानी वाला उल्टा लटका दिया मेरे को, और नीचे पानी है और सांप ही सांप है, और नीचे डिस्क है, और डिस्क से आपको ऐसे ला के उसको ऊपर एक होल में डालना है ऐसा। भाई वो मतलब मेरे लिए बहुत टफ था। एक तो मैं उल्टा मेरे को लटक के मेरे को बड़ा अजीब हो रहा था, बहुत टफ। कईयों के लिए बड़ा इजी होता है, बट आपका कुछ फोबियाज होते हैं ना, और पानी में मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है।
मतलब मैं अभी बिग बॉस का ना मैं वो कर रहा था फिनाले शूट, उसमें एक सीन था मेरे को पानी में मुंह करना था, मतलब म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे हम ऐसा फिनाले शूट, मैं कर ही नहीं पा रहा था। मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि पानी तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो उसमें डिस्क लेनी थी और सांप ही सांप, मैं सांपों को इधर उधर फेंक रहा हूँ, एक सांप मेरे को मैं कहा सॉरी भाई जय बोले भाई सॉरी सॉरी सॉरी। तो खतरों करते हुए कोई इंजरी वगैरह भी आई? हाँ भाई शोल्डर में आई थी मेरे इंजरी, ये सारा हिल गया था और यहाँ आके वो ठीक करवाई। और बाकी और कंटेस्टेंट को? हाँ कृष्णा को शोल्डर में इंजरीज आई, उसमें उसका एक स्टंट था, कृष्णा, आशीष और शुमोना जी, तीनों को एक ही स्टंट में बहुत इंजरी आई। घोड़ा चल रहा है और पीछे वो लटके हुए हैं और वो नीचे हैं और ऐसे रिंग से मारना है। आप खतरों देखा नहीं होगा ना आपने? खतरों कम ही लोग देखते हैं ऐसे, ये मतलब यूथ कम देखता है, लेडीज। बिग बॉस वाली चीज ज्यादा रिलेटेबल है ना भाई। तो उसमें उनकी सबकी शोल्डर इंजरीज बहुत हो गई थी। शिल्पा जी की तो सर्जरी हुई है। बाप रे। तो भाई आप लोग इंश्योर्ड होते हो क्योंकि भाई लाइफ लिखवाया जाता है। हमारी गारंटी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि ठीक नहीं हो पाओगे, बट वो इंजरी ठीक करवानी पड़ती है। बट शिल्पा जी की पहले से ही थी तो उनकी वो थोड़ी बढ़ गई, उन्होंने फिर कुछ तो करवाया। और भाई आसिम की जो रोहित सर से जो हुई थी, वो बातचीत जो फाइट हुई थी, वो भी रियल थी भाई सब रियल। भाई वो इस लेवल को उल्टा कैसे बोल रहे हैं यार, वो तो गलत चीज है यार। मतलब तभी तो जो मतलब शो मेकर है, जो होस्ट है, उनके साथ तो मैं रोहित सर ने तभी तो बोला यार कि मैं ये सब नहीं देख सकता भाई, तो मेकर्स ने डिसीजन लिया कि सीधा शो के बाहर। उसी दिन हो गई थी उसकी फ्लाइट। भाई आगे के प्लान्स बता दो, अब क्या आने वाला है ऑडियंस के लिए, क्या प्लान कर रहे हो, क्या है नेक्स्ट? अभी भाई कुछ क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है? मैनिफेस्टेशन तो भाई हमेशा से मूवीज की रही है, बचपन से यही रहा है कि बचपन में मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा, तो मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी सलमान खान कितना बड़ा लग रहा है ना, एक दिन मैं भी फिल्मों में आऊँगा देखना। वो अभी तक मेरे माइंड में है और अभी तक वो जहन में है कि वहाँ तक पहुँचना है, और अभी तक भगवान साथ दे रहा, मेहनत कर रहा हूँ। भाई वैसे बिग बॉस में भी जब आपकी वो लव एंगल वाली चीज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सलमान भाई भी ना थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं, तो थोड़ा ना आपकी तरफ इंक्लिनेशन था उनका, आपने फील किया था वो? एक हुई थी बात, मैं बता नहीं सकता, नहीं वो बहुत इंटरनल है। चलो ऑफ कैमरा बता दे। ये चीज ना क्लियर कट दिख गई थी, मैंने कहा ये बढ़िया है, चलो भाई को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ वो था वो जेन्युइन भी था भाई, क्योंकि चीज ही ऐसी थी भाई। वो हर लड़का रिलेट कर रहा था यार। मेरे को कितने लोग मिलते हैं भाई आके, क्या मेरे को कितने मैसेजेस आते हैं भाई, जो आपके साथ हुआ सेम मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं भी उस जोन में था भाई, मतलब अब मैं निकल के आया हूँ, अब मैं क्या करूँ भाई, मैंने कहा मुझे क्या पता क्या मैं साले कोई काउंसलर बैठा हूँ, मैं खुद मुश्किल से निकल रहा हूँ भाई, आप भी निकलो। बट मुझे लगता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना और ज़्यादा काम करते हो तो वो जोन बहुत जल्दी निकल जाता है, बट उस टाइम मैं काम ही नहीं कर रहा था ना भाई जब काम करते हैं 6 चीजें होती है ना दिमाग में, वरना तुम्हारे अगर तुम वेले बैठे तुम्हारे दिमाग में वही आती रहेगी, वही आती रहेंगी, क्या करना है क्या नहीं। अब आप वैसे केयरफुल हो गए हो आगे के लिए भाई, प्यार आसानी से किसी से नहीं करना ऐसा कुछ? मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी है कोई ऐसा कोई आपका नहीं है? अभी नहीं है, मतलब अभी मैं उस जोन में ही नहीं हूँ कि मैं किसी को क्लोज आने भी दूँ या मैं किसी के क्लोज जाऊँ भी। पर प्यार करोगे तो वही करोगे जैसे पोजेसिव या चेंज हो जाओगे भाई थोड़ा? मुझे लगता है कि इंसान का नेचर चेंज नहीं होता है। हाँ वो आप कितना भी कंट्रोल कर लो, अगर आप कंट्रोल करते करते जाओगे ना, वो एक दिन ऐसा फूटेगा कि सब खत्म कर देगा। सही बात है, सही बात। तो कंट्रोल मत करो, उसको निकलने दो, जैसे तुम नेचुरल हो वैसे आता रहेगा। तो बट वो गलत, मतलब ठीक है, जो जैसा भी है भाई, गलत सही वो एक नजरिया ही है भाई। हाँ मतलब कहीं अब मेरे को कितनी, जैसे मैं पार्टीज में या कहीं पे जाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से, गर्ल्स यही बोलते हैं कि हमें तो तू बहुत पसंद था, या यार हमें तो पोजेसिव लड़के मिलते ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि क्या चाहिए भाई भाई लड़कियों को नहीं समझ सकता कोई, पोजेसिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बता दो मेरे को। भाई वैसे अभी आप कैसी पार्टीज करते हो? अभी कुछ चेंज आया बिग बॉस के बाद? शोहरत, पैसा आने के बाद, फेमस होने के बाद, अभी कुछ चिलिंग विलिंग कुछ? भाई मैं पार्टीज करता नहीं हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ इनवाइटेड हूँ या बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ, 11:30 बजे तक सो जाता हूँ मैं, सुबह 7 सवा 7 उठ जाता हूँ। मतलब इस जोन में हूँ मैं अभी। अभी कुछ चल रहा है तो उसके लिए प्रेप कर रहा हूँ, तो वही सब चल रहा है। बट अगर पार्टीज जा भी रहा हूँ तो इनवाइटेड, या मतलब बहुत क्लोज वन है, या किसी का कुछ लॉन्च हो रहा है
या खतरों की रैप अप पार्टी है या बिग बॉस वालों की, मतलब या कोई मेरा कोलीग है उसका कुछ है, तो उसके अलावा ऐसा नॉर्मल दारू दूरू पीने नहीं जाता मैं। मूवीज के दे रहे हो आप ऑडिशन अभी चालू हाँ है? भाई, उधर ही ट्राई कर रहा हूँ, मूवीज और वेब का ट्राई भाई अब तो आगे से ही आ रहे होंगे ना आपके पास की भाई हाँ आते हैं, दबादब। तो वो बिग बॉस से बाद से स्टार्ट हो गए थे आने, तो आ जाएगा कुछ जल्दी तो आने आप वाला भी है। वो देख रहे होगे ना कि भाई लीड ही करूंगा ऐसे। नहीं ऐसा नहीं है कि लीड करूंगा, मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताया कि मतलब इम्पैक्टफुल भी होगा ना तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ। मैंने कभी सीरियल में भी नहीं सोचा, मतलब उडारिया में सोचा था उस टाइम, मेरा एक बहुत बच्चों वाला दिमाग था। अभी वेब शोज हो गई या फिल्म हो गई ना, आपका एक कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है ना, तो आप खेल जाते हो कि हाँ यार वो लीड था पर इसने अच्छा किया, इसको लो। जनता भाई पकड़ रही है ऐसे कैरेक्टरों को ना जो अलग दिखता है, तो वो फिर वो फेमस होने लग जाता है वो बंदा। जनता छोड़ो, मतलब अगर मेकर्स भी है ना, जैसे आपने मेरे को बुलाया 5:30 में 5:25 पे आ गया था, कि पंक्चुअलिटी लोग बहुत देखते हैं कि यार ये लड़का टाइम पे आता है, यार इस लड़के के टेंट्रम्स नहीं है, हाँ टेंट्रम वर्ड था वो यार इस लड़के के टेंट्रम्स नहीं है, यार इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस काम करना है। तो वो आपकी लाख बुराइयों को भी ठीक कर देता है कि चल यार अच्छा लड़का है ले लो। तो वो चीज़ें मैंने बचपन से सीखी हैं। सही बात है। ऑसम भाई, हम तो आपको अब बड़े पर्दे पे देखना चाह रहे हैं और वो बहुत जल्दी होगा भाई। एंड बहुत अच्छे फिर हम इंसान हो फिल्म आप, की मूवी के लिए पक्का। और क्या, ये तो है ही भाई, डन हो गई। और जनता से भी कहेंगे भाई इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आई एम श्योर आप अभिषेक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इनकी लाइफ से जुड़े ही होगे। अगर नहीं तो भाई भाई को इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ो, भाई के साथ नए काम की अपडेट वहाँ आती रहेगी, आप लोग को पता चलता रहेगा अभिषेक भाई क्या नया लेकर आ रहे हैं। और बस हम भी मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। भाई जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे जनता से? बस थैंक यू सो मच, मुझे एक्चुअली में बहुत मज़ा आया। इतनी दिल की बातें मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं की हैं। यहाँ पे मैंने अपने बचपन से लेके पूरी लाइफ की जर्नी आप सबको बता दी। आप भाई ये हमारी खासियत है, हम बोलने देते हैं भाई। हम निकलवा लेते हैं कि भाई ये भी निकाल दो पिटारे से। नहीं, बट होना भी चाहिए कि भाई लेकिन खतरों की भी आपने कुछ बातें दबा दी। नहीं बट नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ मैं बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ आप जुड़े रहो और अच्छा काम कर रहा हूँ, आप प्लीज़ हमेशा सपोर्ट करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो एक रेड बटन प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दो। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके जी, बाय बाय।